Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is lecture number 6 of East Punjab Urban Rent Restrictions Act. अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि सेक्शन 13 तक हमने इस एक्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। और इन सभी नोट्स का जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। बट अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे लिंक्स मिलेंगे और उन लिंक पर क्लिक करके आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो आई डू सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से ही इस एक्ट को पढ़ना शुरू करें, सभी लेक्चर्स को देखें, अपने बेयर एक्ट में टिक भी करते रहें बिकॉज सभी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किन पर्टिकुलर सेक्शंस को आपको ध्यान रखना है, वो भी सब कुछ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ऑल्सो पंजाब रेंट एक्ट के अलावा भी बहुत से ऐसे लेक्चर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, लाइक एज हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। तो ये सभी जो वीडियोस हैं ये आपके अपकमिंग पंजाब जुडिशरी के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। सो यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज़। अब हम स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 15 पढ़ते हैं। वेस्टिंग ऑफ अपीलेट अथॉरिटी ऑन ऑफिसर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए अभी तक हमने इस एक्ट को बहुत प्रॉपरली एक तरीके से अगर हम पढ़ें तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग में किस तरह से एक प्रॉपर रेंट या हम कहें फेयर रेंट डिसाइड किया जाता है। फिर अगर उस फेयर रेंट के रिस्पेक्ट में कोई भी हमें अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होती है, तो कौन सी वो अथॉरिटी है जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो अथॉरिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा, कंट्रोलर के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से एक लैंडलॉर्ड अपने जो टीनेंट है उसको एविक्ट करा सकता है, उसको बाहर निकलवा सकता है। तो वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं ये सब हमने सेक्शन 13 में पढ़ा। अब सेक्शन 15 क्या बात करता है, अबाउट द वेस्टिंग ऑफ अपीलेट अथॉरिटी ऑन ऑफिसर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास अपील का राइट दे सकती है। मीन्स हमने अभी तक इस एक्ट में बार बार पढ़ा कि कंट्रोलर के पास आप जाएंगे, आप कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगाएंगे, लेकिन कंट्रोलर का जो भी डिसीजन होगा अगर उस डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास अपील का राइट भी होना चाहिए। जिस तरह से अगर आप सीपीसी देखें, सीआरपीसी देखें तो वहाँ भी आप एक प्रॉपर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पढ़ते हैं। आप वहाँ पर पढ़ते हैं कि यदि आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपील में जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो वो किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी को अपील का अधिकार दे सकती है। And any person aggrieved by the order passed by the कंट्रोलर। देखिए वही बात यहाँ पर आ रही है कि यदि कंट्रोलर का जो भी ऑर्डर आया है उस ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपके पास राइट है कि आप अपील कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर, इस लिमिटेशन पीरियड को याद रखेंगे कि विद इन द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। कि जिस दिन भी कंट्रोलर ने अपना ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर के दिन से 15 दिनों के अंदर अंदर आपको अपील फाइल कर देनी चाहिए। तो आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड। आपसे ऑप्शंस देकर के पूछे जा सकता है कि अपील कितने दिनों में आप करेंगे। तो जनरली जो हम पढ़ते हैं 30 days, 60 days या 90 days, बट यहाँ पर आप याद रखें 15 days का टाइम पीरियड दिया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, फर्दर प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगी। मीन्स जो भी कंट्रोलर का ऑर्डर है
उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, उसको स्टे कर दिया जाएगा जब तक कि अपीलेट अथॉरिटी फर्दर कोई डिसीजन ना ले। और अपीलेट अथॉरिटी अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उस प्रोसीडिंग के दौरान दोनों ही पार्टीज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगा कि उनकी बात वो रख सकें। अपीलेट अथॉरिटी के सामने पार्टीज को ये पूरा अधिकार होगा कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी बात से वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो सब बातें अपीलेट अथॉरिटी के सामने रख सकें, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एंड देन जो भी अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन आता है शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। मीन्स अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन को आप फर्दर क्वेश्चन नहीं कर सकते, फर्दर उसमें अपील आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। जिस तरह से देखिए इसको रिलेट आप कर सकते हैं कि जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं फर्स्ट अपील के बारे में और फिर हम पढ़ते हैं सेकंड अपील, कि यदि एक बार अपील का जो डिसीजन आया है उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या बात की गई है कि यदि अपीलेट अथॉरिटी का जो भी डिसीजन है उस डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप फर्दर अपील नहीं कर सकते। कोई यहाँ पर सेकंड अपील का राइट आपको नहीं दिया गया। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया गया है कि यदि हाई कोर्ट अगर चाहे तो हाई कोर्ट में कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स। हाई कोर्ट अगर चाहे तो हाई कोर्ट उन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकता है। एंड यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी लैंग्वेज अगर आप समझें तो ये सेम आपको ऐसे लगेगा जिस तरह से जब आप रिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जब हाई कोर्ट के रिवीजन की पावर आप पढ़ते हैं तो सेम वही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो अपीलेट अथॉरिटी का जो भी डिसीजन था उस डिसीजन का रिवीजन कर सकता है। मींस आपके पास सेकंड अपील का राइट नहीं है लेकिन रिवीजन उसका हो सकता है बाय द हाई कोर्ट। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अपीलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन है अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो क्या आप सेकंड अपील कर सकते हैं? आंसर विल बी नो, सेकंड अपील का राइट आपके पास नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा कि फिर आपके पास क्या रेमेडी है? तो आपके पास रेमेडी है कि आप रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट के पास करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 16, दैट इज द पावर टू समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। कि यदि किसी विटनेस को बुलाया जाना है तो विटनेस को किस तरह से बुलाया जाएगा? सेम एज अंडर सीपीसी। जो सीपीसी में प्रोसीजर दिया गया है उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। सेक्शन 17 बताता है कि यदि कोई भी ऑर्डर पास किया गया है अंडर सेक्शन 10 या सेक्शन 13। अब देखिए यहाँ पर जब सेक्शन 10 और सेक्शन 13 आया तो आपको एकदम से याद आना चाहिए कि सेक्शन 10 में क्या बात की गई थी, सेक्शन 13 किस बारे में बात करता है। ओके, एंड अगर आप स्टार्टिंग से इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, रिवाइज करते हुए चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि सेक्शन 10 क्या है और सेक्शन 13 क्या है। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 बात करता है कि लैंडलॉर्ड विल नॉट इंटरफेयर इन द एमिनिटीज़। कि जो भी एमिनिटीज़ या हम कहें कि फैसिलिटीज़ जो भी एक तरह से टेनेंट को प्रोवाइड की जा रही हैं उन फैसिलिटीज़ में लैंडलॉर्ड किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा। सेक्शन 10 उस बारे में बात करता है कि यदि लैंडलॉर्ड कुछ करता है इस तरह से, एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, तब उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। एंड सेक्शन 13 तो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था जो कि बात करता है रिगार्डिंग द एविक्शन ऑफ टेनेंट, कि वो क्या ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पर टेनेंट को बाहर निकाला जा सकता है। तो यदि कोई इस तरह का ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 10 या सेक्शन 13 के अंतर्गत या सेक्शन 15 में जो अपील के बारे में हमने पढ़ा, तो अपील का अगर कोई भी ऑर्डर है तो इन सभी ऑर्डर्स का जो एग्जीक्यूशन होगा, इन ऑर्डर्स को एनफोर्स किया जाएगा इसी तरह से जैसे कि मानो ये सिविल कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री पास की गई हो।
मीन्स जिस तरह से डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है उसी तरह से इन ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इज 17A, दैट इज रिगार्डिंग द पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन अपीलेट अथॉरिटी और फ्रॉम कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर। देखिए, आप एक कंट्रोलर के पास जाते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि वो कंट्रोलर किसी भी वजह से आपको लगता है कि बायस्ड है या कोई भी ऐसा अन्य रीज़न अगर आपको लगता है, तो आप अगर चाहें तो अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो अपीलेट अथॉरिटी होगी, मीन्स कंट्रोलर के ऊपर जो अथॉरिटी है जहाँ पर भी अपील लाई करेगी, तो वो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो ट्रांसफ़र कर सकती है प्रोसीडिंग्स को फ्रॉम वन कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर। एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के पास प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कौन करेगा? अपीलेट अथॉरिटी। ओके, फर्स्ट ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन अपीलेट अथॉरिटी टू अनदर। अब यदि आपको लग रहा है कि जहां आप अपील में आए हैं तो वहां भी आपकी बात सही से नहीं सुनी जा रही है, तो एक अपीलेट अथॉरिटी से दूसरी अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर आप अपनी प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो कौन करेगा? हाई कोर्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको हाई कोर्ट और अपीलेट अथॉरिटी की अथॉरिटीज़ का नाम याद रखना होगा। प्रीलिम्स में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 18, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू फर्निश पर्टिकुलर्स टू द कंट्रोलर। कुछ खास नहीं है, सेक्शन 18 पर आते हैं। सेक्शन 18 बात करता है अबाउट सम स्पेशल प्रोसीजर फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 13A और 13B। फिर से आपको याद आना चाहिए 13A क्या है, 13B क्या है। पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा था 13A और 13B, जो कि कुछ एक अलग स्पेशल प्रोसीजर की बात करते हैं। ओके, सो 13A और 13B में हमने पढ़ा था कि किस तरह से किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या शेड्यूल्ड बिल्डिंग का जो पोजेशन है वो इमीडिएटली रिकवर किया जा सकता है। और 13B जो कि NRI के बारे में बात करता है कि यदि जो ओनर है वो NRI है तब वो किस तरह से अपना जो पोजेशन है वो रिकवर कर सकता है। तो एक तरह से जो 13A एंड 13B का जो प्रोसीडिंग्स हमने पढ़ा वो हमें एक हम कह सकते हैं कि समरी प्रोसीजर नज़र आया या एक स्पीडी प्रोसीजर हमें नज़र आया कि यदि इमीडिएटली बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि हमें हमारा पोजेशन वापस मिल जाए तो 13A और 13B का यूज़ किया जा सकता है। अब उसी के रिस्पेक्ट में सेक्शन 18A बताता है कि 13A और 13B की जो भी एप्लीकेशंस होंगी उसमें क्या स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ताकि उन एप्लीकेशंस का जो डिस्पोजल है वो बहुत जल्दी हो सके, स्पीडी तरह से वो हो सके। सो देखिए यहाँ पर पहली बात आती है कि कंट्रोलर क्या करेगा? समन्स इशू करेगा ऑन द टेनेंट कि यदि कोई 13A या 13B की एप्लीकेशन लगाई गई है बाय द लैंडलॉर्ड तो कंट्रोलर क्या करेगा? समन्स इशू करके टेनेंट को इन्फॉर्म करेगा। एंड जो भी ये समन्स इशू किए जा रहे हैं ये इशू किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 5 ऑफ CPC। जिस तरह से CPC में हम ऑर्डर 5 पढ़ते हैं रिगार्डिंग द इशू ऑफ समन्स, उसी तरह से ये समन्स इशू किए जाएंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टेनेंट कैन कॉन्टेस्ट द प्रेयर फॉर एविक्शन ओनली व्हेन ही ऑब्टेन्स लीव फ्रॉम द कंट्रोलर। अब देखिए इसी वजह से ये एक समरी प्रोसीजर हम कह सकते हैं या स्पीडी प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन है तो उसमें जनरली टेनेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो उस एप्लीकेशन को कॉन्टेस्ट करे, मीन्स एक तरह से उसे अपोज करे या ये बातें कहे कि नहीं मुझे मेरे इस शेड्यूल्ड बिल्डिंग से या इस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन से मत निकालो। वो उस एप्लीकेशन का विरोध नहीं कर सकता। और यदि वो चाहता है कि मुझे इस एप्लीकेशन का विरोध करना है और मुझे भी अपनी बात रखनी है तो उसे क्या करना होगा? कंट्रोलर से
पहले परमिशन लेनी होगी। जो यहाँ पर लीव की बात की जा रही है दैट इज बेसिकली कंट्रोलर की परमिशन टेनेंट को लेनी होगी। अब फर्दर यहाँ पर सबसेक्शन 5 बताता है कि कंट्रोलर कैन गिव द लीव टू कॉन्टेस्ट टू द टेनेंट। अब टेनेंट को कंट्रोलर कह सकता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हें भी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, बट कंट्रोलर इस एप्लीकेशन को अलाउ केवल तभी करेगा यदि कंट्रोलर सेटिस्फाइड है कि टेनेंट ने कोई ऐसा एफिडेविट लगाया है या कोई ऐसे ग्राउंड्स हमारे सामने रखे हैं कि यदि वो ग्राउंड्स फुलफिल हो जाते हैं तो टेनेंट को एविक्ट हम नहीं कर सकते और जो लैंडलॉर्ड है उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना होगा। ओके, देखिए सिंपल एक बार फिर से समझते हैं कि सपोज ये ए कोई लैंडलॉर्ड है, इस लैंडलॉर्ड ने क्या किया, बी जो कि इसका टेनेंट है उसके अगेंस्ट सेक्शन 13A या 13B के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन फाइल की। अब एप्लीकेशन लगाने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा, टेनेंट को मींस बी को समन्स इशू करेगा, और समन्स किस तरह से होंगे, जिस तरह से सीपीसी में हम पढ़ते हैं। अब बी के पास समन्स आ गए, फिर उसके बाद जब ये एप्लीकेशन फर्दर सुनी जाएगी तो उस दौरान बी के पास जनरली ये राइट नहीं है कि बी अपनी बात रख सके या उस एप्लीकेशन को कॉन्टेस्ट कर सके। बट यदि टेनेंट ये कहता है कि मुझे भी अपनी बात रखनी है, मुझे इस एप्लीकेशन को एक तरह से अपोज करना है, तो टेनेंट को क्या करना होगा, कंट्रोलर से लीव लेनी होगी, कंट्रोलर से परमिशन लेनी होगी। और कंट्रोलर ये परमिशन टेनेंट को केवल तभी देगा जब कंट्रोलर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ टेनेंट के पास कुछ ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं, अगर वो ग्राउंड्स प्रूव हो जाते हैं तो लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए कंट्रोलर को ये लगना चाहिए कि हाँ टेनेंट की बात में दम है और मुझे टेनेंट की बात सुननी चाहिए, और इसीलिए कंट्रोलर टेनेंट की एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा और टेनेंट को ये परमिशन दे दी जाएगी कि ठीक है तुम्हारी बात भी हम सुनेंगे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो 1 मंथ के अंदर शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 7। अब यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है कि स्मॉल कॉज कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट इज नो अपील और सेकेंड अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ कंट्रोलर। सेक्शन 18A समरी नेचर का इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर कंट्रोलर ने कोई भी ऑर्डर पास किया तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप ना अपील कर सकते ना ही कोई सेकेंड अपील कर सकते हैं। केवल और केवल आपके पास क्या राइट है कि आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और रिवीजन एप्लीकेशन अपना लगा सकते हैं। ओके, तो कहाँ कहाँ पर क्या रेमेडीज दी गई हैं वो रेमेडीज भी आप साथ के साथ नोट करते चलें और इन्हें इम्पॉर्टेंट अपने बैरक में मार्क करें। नेक्स्ट इज सेक्शन 19 जो कि बात करता है अबाउट पेनल्टीज। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत से सेक्शंस और बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना फाइन लगाया जाएगा या कितना इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। अब इसको आपको बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक क्रैम अप करने की इतनी ज़रूरत है, बट आप क्या करें एक बार इसको फिर भी 4-5 बार सुपरफिशियली ऐसे देखें ऊपर ऊपर से कि किन किन पर्टिकुलर सेक्शंस का अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो कितना फाइन लगाया जा रहा है, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि अगर बाय चांस अगर कोई MCQ बनता है तो आप वहाँ पर गेस वर्क कर सके। अदरवाइज बहुत इसको रटना मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है। स्टिल अगर आप क्रैम अप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इसको याद कर लें कि अगर सेक्शन 6 और 7 का कॉन्ट्रावेंशन है तो 2 इयर्स तक की इम्प्रीजनमेंट हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। ओके, देन वी कम टू सेक्शन 20, बट सेक्शन 20 से पहले एक बार देखते हैं यहाँ पर फर्दर कि द कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस अंडर दिस सेक्शन, कि हम बार बार सेक्शन 19 में ऊपर बहुत सी पेनल्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इन पेनल्टीज के लिए जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस
कब लेगा, किस तरह से लेगा, तो कोर्ट यहाँ पर कॉग्निजेंस लेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड विद द सैंक्शन ऑफ कंट्रोलर इन राइटिंग। मीन्स अगर वेदर इट इज़ अ लैंडलॉर्ड और वेदर टेनेंट, उनमें से कोई भी बंदा यदि चाहता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको किसी तरह की पनिशमेंट मिले क्योंकि उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे, तो जो कंप्लेंट आपकी होगी वो आप फाइल करेंगे विद द सैंक्शन ऑफ कंट्रोलर इन राइटिंग। मीन्स कंट्रोलर की आपको पहले परमिशन लेनी होगी, वो भी रिटन में, उसके बाद आप कंप्लेंट फाइल करेंगे। ओके या फिर डायरेक्टली कंट्रोलर क्या करेगा, रिटन एक रिपोर्ट सेंड करेगा टू द कोर्ट और कहेगा कि ये लैंडलॉर्ड है या फिर ये टेनेंट है और इसने कोई ऐसा कॉन्ट्रावेंशन किया है और इसके मैटर में आप कॉग्निजेंस लें और उसे पनिशमेंट दें। तो या तो डायरेक्टली कंट्रोलर के द्वारा इस तरह की कोई रिटन रिपोर्ट दी जा सकती है टू द कोर्ट, या फिर कंप्लेंट की जा सकती है विद द सैंक्शन ऑफ कंट्रोलर। नेक्स्ट इज सेक्शन 20 जो कि बात करता है अबाउट रूल मेकिंग पावर। रूल्स कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक लोकल लॉ है तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कोई अन्य अगर रूल्स बनाने हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इन सेक्शन 21 जो कि इस एक्ट का लास्ट सेक्शन है, बात करता है अबाउट द रिपील ऑफ पंजाब एक्ट नंबर दिस ऑफ दिस ईयर एंड एक्ट नंबर दिस। सो सेक्शन 21 सिर्फ ये बता रहा है कि इस एक्ट के आने से पहले भी कोई इस तरह के एक्ट्स थे और उन दोनों एक्ट को इस एक्ट ने रिपील कर दिया, तो ये इतना कुछ खास नहीं है। सो सेक्शन 21 तक हमने पढ़ा एंड अब हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो गया है। सो आई थिंक आपको प्रॉपर ये जो हमारा सीरीज़ है ये पसंद आया हो। जिस तरह से हम हैंड रिटन नोट्स की मदद से पढ़ रहे हैं, आई थिंक आपको हमारा तरीका समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। ऑल्सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर लें। एंड वेरियस अदर वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। प्लस यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाएं और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं, या आपके अगर कोई भी सजेशंस हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो डू सपोर्ट आवर चैनल, keep learning, stay tuned with us. Thank you.